ममता बनर्जी चुनाव जीते या हारें, लेकिन बंगाल में हिंसा का तांडव हर हाल में जारी रहता है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को अच्छी सफलता मिली, लेकिन हिंसा का खेल जारी है। बंगाल की इस हिंसा कल्चर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार हिंसा रोकने में विफल है तो वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए कह सकती है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदाने और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा की पीठ ने ममता बनर्जी की सरकार को निर्देश दिया कि वो हिंसा से प्रभावित लोगों को ईमेल के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक को शिकायत दर्ज करने की अनुमति दें। पीठ ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के तुरंत बाद एक विशिष्ट राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण चुनाव के बाद हिंसा का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी उनके शिकायतें दर्ज नहीं की गई हैं। अदालत ने डीजीपी संजय मुखोपाध्याय को 10 दिन के भीतर चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की संख्या, दर्ज की गई एफआईआर की संख्या, उसके बाद की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस को प्राप्त शिकायतों को तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुष्मिता साहा दत्ता की वकील ने अदालत को बताया कि राज्य में 7 चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद जजेस की एक खंडपीठ ने पूछा कि हम कैसे मान लें कि लोग मारे गए हैं, और इस पर दत्ता ने जवाब दिया कि हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह सच नहीं है। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि हम हर दिन मीडिया में चुनाव के बाद की हिंसा के बारे में देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो हुआ वही इस बार भी हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर राज्य इस हिंसा को नियंत्रित करने में विफल है तो हमें यह निर्णय लेना होगा कि अगले 5 वर्षों तक केंद्रीय बल इस राज्य में रहें। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस को पत्र लिखकर चुनाव के बाद की हिंसा में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की कथित भूमिका पर चिंता जताई। उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से साल 2021 में चुनाव के बाद ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लिखे पत्र में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 4 जून 2024 को संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ सरकार के गुंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंसा पश्चिम बंगाल के लिए पर्याय बन चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि ये बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद केंद्रीय सशस्त्र बलों का उपयोग बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट यूसुफ अली। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई उनके ही वकील ने टलवा दी। असल में अंतरिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल को यह लगने लगा कि उनकी जमानत की याचिका भी खारिज हो सकती है, इसलिए उनके वकील ने वेकेशन कोर्ट में मामले को भेजने की मांग कर दी। वजह यह कि कोर्ट 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने वाला है और अब 14 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहेब हुसैन पेश हुए। केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हरिहरन अपना पक्ष रखा। हरिहरन ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उन्हें कुछ देर पहले ही रिप्लाई मिला है, ऐसे में मामले को अवकाश जज के पास भेज दिया जाए। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा रहा है। अदालत ने अब मामले को 14 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके पहले केजरीवाल ने अपनी सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि जिस तरह से केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे उससे लगता नहीं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने यह भी कहा था कि बीमारी की कहानी अरविंद केजरीवाल की कल्पना है, जिसमें सच जरा भी नहीं। शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब कोर्ट को उस चार्जशीट पर संज्ञान लेना है। ईडी ने चार्जशीट में केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई अहम सबूत भी पेश किए हैं। यही वजह है कि जब अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे तब उन्हें वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा था। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने भी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता के खिलाफ पहले आरोप पत्र दाखिल किया था। प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 5 दिन पहले ही फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम चरण का मतदान खत्म होने के 1 दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी।
इस मामले में मनीष सिसोदिया लंबे अरसे से तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह जमानत मिलने के बाद फिलहाल बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट 2 बार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, ऐसा होना आसान दिखता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। राहुल गांधी सुपरस्टार बन चुके हैं। कांग्रेस ने लगातार तीसरी करारी हार के बाद ये नैरेटिव सेट किया, लेकिन जो नतीजे आए उससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा में 10 साल के बाद नेता विपक्ष बनाने लायक संख्या जुटा चुकी है। अब सवाल ये कि नेता विपक्ष का पद किसका है, कांग्रेस इस पद पर किसको बैठाएगी, ये तय नहीं। लेकिन शशि थरूर ने अपनी तरफ से नेता विपक्ष के पद के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित करके एक तरह से बीजेपी की राह आसान कर दी। शशि थरूर ने राहुल गांधी को लोकसभा का चुनाव का मैन ऑफ द मैच करार दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। हालांकि अब तक राहुल गांधी का रिकॉर्ड जिम्मेदारियों से भागने और दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर दागने का रहा। थरूर ने कहा, जनादेश का संदेश यह है कि मतदाताओं को भाजपा के अति अहंकार और उसके बाद मेरी बात मानिए नहीं तो रास्ता नापिए के रवैये को अनुचित ठहराया। अगली एनडीए सरकार को लेकर उनका कहना था कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक चुनौती होगी, जो अपनी सरकार चलाने में बहुत अधिक सलाह मशवरा करने की आदी नहीं रहे, और मुझे लगता है कि ये उनके काम करने के तरीके को बदलने और सरकार के भीतर अधिक समायोजन करने की उनकी क्षमता की परीक्षा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष के साथ भी सरकार का अधिक समायोजन रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार कुछ मुद्दों पर मजबूर सरकार साबित हो सकती है, क्योंकि उसे गठबंधन का हिस्सा बनने वाली पार्टियों को हर बात पर सहमत होना होगा। थरूर ने कहा कि पहले से ही अग्निपथ योजना पर एक पार्टी द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस विचार का जेडीयू और चिराग पासवान पार्टी द्वारा समर्थन किया गया। आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों में कई नेताओं ने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, जिससे भाजपा सरकार ने अब तक इनकार कर दिया था, जिसको भी फिर से देखना होगा। थरूर ने कहा कि अब इस सरकार को अधिक सहमति वाला मॉडल शासन लाना होगा। उन्होंने मोदी सरकार पर पिछले 10 वर्षों में संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह मानने का आरोप लगाया और कहा, यह उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं होगा। सरकार के सभी निर्णयों के लिए संसद रबर स्टाम्प होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की पैरवी करते हुए थरूर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष निर्विवाद रूप से लोकसभा चुनाव में स्टार लोकसभा सदस्य का कहना था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया, लेकिन खड़गे राज्यसभा में हैं, जहां पर विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, और ये उचित होगा कि राहुल गांधी लोकसभा में भी ऐसे ही करें। मैंने इस संबंध में सार्वजनिक और निजी तौर पर भी अपनी बात रख दी है। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब हमारे पास सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए एक मजबूत संख्या है और उन्हें विपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए जो निसंदेह पार्टी में सबसे लोकप्रिय हो। क्रिकेट की उपमाओं का प्रयोग करते हुए थरूर ने आगे कहा कि गांधी इस चुनाव में निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच थे और कई स्थानों पर कांग्रेस ने गेंद को मैदान से बाहर भी पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मतगणना के दौरान जैसे ही कांग्रेस की सीटें बढ़ने लगी, शेयर बाजार ने गोते लगाना शुरू कर दिया और तब तक गोता लगाता रहा जब तक ये तय नहीं हो गया कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। फिर शेयर बाजार स्थिर हुआ और अपने स्तर पर पहुंचने लगा। मतलब साफ है कि निवेशकों को कांग्रेस पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को यह सब बड़ा घोटाला लगता है। इसकी जांच वे जेपीसी से कराना चाहते हैं। हालांकि लगातार तीसरी हार से बौखलाए राहुल गांधी एग्जिट पोल करने वालों के खिलाफ भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी पर शेयर घोटाले का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने खुद इस उतार चढ़ाव के बीच मोटा माल कमा लिया। उन्हें एक दिन में 15 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। शेयर बाजार में गिरावट के दौरान राहुल गांधी के शेयर्स पर ज्यादा आंच नहीं आई, बल्कि उनके पोर्टफोलियो में शामिल कुछ स्टॉक्स में 4 जून को बड़ी गिरावट के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं कुछ शेयर्स में 3 से 5% तक गिरावट आई। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए शेयर बाजार में इन्वेस्ट किए। उनके पोर्टफोलियो में कई नामी कंपनीज के शेयर हैं। जून को निफ्टी और सेंसेक्स करीब 8% तक टूटे थे और सबसे ज्यादा मार सरकारी कंपनीज के शेयर्स पर पड़ी। वे 10 से 20% तक गिर गए थे। लेकिन राहुल गांधी के पोर्टफोलियो वाले कुछ शेयर्स में तेजी आई, जो गिरे उनमें भी रिकवरी देखने को मिली। अब 5 जून के बाद से लगातार इन शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 25 शेयर्स हैं, जिनमें पीडीलाइट इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, दिवीज लेबोरेटरीज, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन कंपनी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। खास बात है कि 4 जून को जिस दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिले, उस दिन राहुल गांधी के पोर्टफोलियो वाले शेयर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। टाइटन में 0.68% गिरावट, नेस्ले इंडिया 3% चढ़ा, डिवीज लैब बढ़त के साथ बंद हुआ, बजाज फाइनेंस 5% गिरा, आईटीसी 3% से ज्यादा गिरा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग का शेयर 5% तक गिरा,
पीडीलाइट इंडस्ट्री 2.5% चढ़ा था। बाजार में हुई गिरावट के बाद से राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 3.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में पोर्टफोलियो में 15 लाख रुपए का रिटर्न मिला है। 4 जून को बाजार में हुई गिरावट 5 से 6 और 7 जून को लगातार गांधी के पोर्टफोलियो वाले शेयर्स में तेजी जारी है। गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एग्जिट पोल के बाद विदेशी निवेशकों ने ऊंचे भाव पर शेयर्स खरीदे, जबकि भारतीय निवेशकों ने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया। गोयल ने भाजपा सरकार के तहत शेयर बाजार में बड़ी वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि खुदरा और घरेलू निवेशकों को सबसे अधिक फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को निवेशकों के डर के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही थी तब बाजार दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब लोगों को भरोसा है कि मोदी सरकार वापस आ रही है, बाजार स्थिर है और वो फिर अपनी ऊंचाई हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के हाथों चुनाव हारते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी को पार्टी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। बहरामपुर से लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले अधीर रंजन चौधरी को न तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने वाले अधीर रंजन चौधरी को न तो राहुल गांधी ने फोन किया और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस के इस रवैये पर अब अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा फूटा तो उन्होंने अपनी ही पार्टी और राहुल गांधी का नाम लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। इस हार के बाद अधीर रंजन बहुत दुखी हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं। नाराजगी किसी और से नहीं, अपने ही नेताओं से है, कांग्रेस आलाकमान से है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस सरकार से लड़ने के प्रयास में मैंने अपनी आय के स्रोतों की अनदेखी की। मैं खुद को बीपीएल सांसद कहता हूं। राजनीति के अलावा मेरे पास कोई और कौशल नहीं, इसलिए आने वाले दिनों में मेरे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे पार पाया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कि मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। मैं 5 बार सीट जीत चुका हूं। इस बार भाजपा को ज्यादा वोट मिले। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा अजीब अभियान चलाया गया, वो बाहरी को लाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो आया और अल्पसंख्यकों से कहने लगा कि वो भाई को वोट दें, दादा को नहीं। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के दौरान चले विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन के रास्ते में खड़े हैं। मैंने अपनी पार्टी से कहा था मुझे किसी के साथ भी समझौता करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन मैंने उनसे कहा जब तक मैं बंगाल में कांग्रेस की कमान संभालूंगा तब तक वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैंने पार्टी से कहा कि वे किसी नए व्यक्ति को राज्य कांग्रेस का प्रमुख बना दें। चौधरी ने कहा कि बंगाल कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली गए थे और एआईसीसी की बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें वे शामिल हुए। इनमें से 1 या 2 को छोड़कर सभी ने कहा कि टीएमसी के साथ गठबंधन ठीक नहीं। टीएमसी गठबंधन के विरोध में सिर्फ मैं ही नहीं था। हालांकि अब इसका दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो प्रदेश कांग्रेस मुख्य के पद पर बने रहेंगे, उन्होंने कहा मैंने चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर ली और पहले अपने नेताओं से इस पद के लिए मुझे से ज्यादा योग्य व्यक्ति खोजने को कहा है। पद छोड़ना चाहता हूं। मैं सोनिया गांधी के अनुरोध पर रुका रहा। मुझे अभी तक अपने नेताओं की ओर से कोई भी फोन नहीं आया। फोन आने पर मैं एक बार फिर पार्टी को अपनी इच्छा से अवगत कराऊंगा। चौधरी ने कहा कि बहरामपुर में प्रचार के लिए किसी नेता को न भेजना ये पार्टी का विशेषाधिकार है और इस बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब राहुल गांधी की पूरब पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा मुर्शिदाबाद पहुंची थी तो उनमें हिस्सा लिया गया। हमारे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार मालदा में प्रचार भी किया, लेकिन बहरामपुर कभी नहीं आए। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से सांसद बनी कंगना रनौत पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ जड़ दिया। कुलविंदर कौर को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब यह मामला सियासी रंग लेने लगा है। कंगना रनौत से पहले भी उलझ चुके उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने इस घटना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़। मुझे ये मालूम नहीं कि वास्तव में क्या हुआ। मैं इस पूरे मामले में देखूंगा और फिर बात करूंगा। इस पर जब उन्हें ये बताया गया कि कांस्टेबल ने कंगना के बयान का हवाला देते हुए उन पर हमले की बात कही तो उन्होंने कहा कि वो आहत हो सकती है, फिर भी एक सांसद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि यदि कांस्टेबल का ये कहना है कि उसकी मां किसान आंदोलन में बैठी और उसके बारे में टिप्पणी से वो आहत है तो गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि भारत माता भी उसकी माँ है, वहां पर बैठी लड़कियां और महिलाएं भी भारत माँ का ही स्वरूप थी।
संजय राउत ने कहा कि हमें कंगना रनौत से हमदर्दी है, हम उसके साथ हैं। फिर भी ये घटना बताती है कि कैसे अब भी किसान आंदोलन को लेकर लोगों में गुस्सा है। कंगना रनौत ने मुंबई को भी पाकिस्तान बताया था और उनकी इस बात से लोग नाराज थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान कंगना रनौत हमलावर रही थी। सरकार से उनके टकराव भी देखने को मिलते थे। यही नहीं, शिवसेना के नेतृत्व वाली बीएमसी ने उनके घर में अतिक्रमण बताते हुए एक हिस्से को गिरा भी दिया था। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट सीआईएसएफ की महिला जवान द्वारा थप्पड़ मारने की घटना को लेकर उनकी बहन रंगोली चंदेल भी काफी नाराज हैं। इस घटना के बाद जहां लोग हैरान हैं, वहीं रंगोली ने इस थप्पड़ कांड के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया और कंगना रनौत की इस घटना पर वीडियो जारी करने के बाद रंगोली ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का रिएक्शन दिया। रंगोली ने कंगना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि खालिस्तानियों, बस यही औकात है तुम लोगों की, पीछे से प्लान करना और अटैक करना, लेकिन मेरी बहन के रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, स्टील की बनी है, उसे तुम तोड़ नहीं सकते। वो अपने दम पर स्थिति को हैंडल कर लेगी, लेकिन पंजाब में तेरा क्या होगा। किसानों का आंदोलन खालिस्तानियों का अड्डा था। एक बात और, ये बात तो साबित हो चुकी है कि सिक्योरिटी की बहुत बड़ी गलती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। कंगना रनौत ने दिल्ली पहुंचकर एक वीडियो शेयर कर इस घटना की जानकारी साझा की। कंगना के मुताबिक दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट के लाउंज एरिया में थी। जैसे ही बोर्डिंग एरिया की ओर जाने लगी तभी महिला जवान आई और उसने एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया। कंगना रनौत के साथ बहस करने लगी। थप्पड़ मारने की पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया गया था। नमस्ते दोस्तों, आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ हुआ। वहां से मैं सिक्योरिटी चेक के बाद बाहर निकली तो दूसरे केबिन में महिला कर्मचारी सीआईएसएफ की, जिसने मेरे निकलने का इंतजार किया और मैं पहुंची तो मेरे साइड से आकर मुझे फेस पर हिट किया और गालियां देने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं और मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी चिंता का विषय यह है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।